आप सभी साथियों का डे 41 में हार्दिक स्वागत है। और हमारा आज सब्जेक्टिव वाइज में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हैं। और जो नए साथी हैं उन्हें मैं बता दूं, ये 2000 MCQ की सीरीज है, जिसमें 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक शामिल किया जाता है। आपका NCERT का पूरा बेसिक शामिल किया जाता है सब्जेक्ट वाइज में। यह आपके UPSC प्री 2026 से लेकर 27, 28 किसी भी साल में पेपर हो, यूपीएससी का या पीसीएस का, सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। इसे जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी फुल कवर है। आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति बहुत ईमानदारी से सीरीज को करेगा, वो यूपीएससी प्री में 50 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे और पीसीएस में 80 प्लस। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस सीरीज को पूरा करने के बाद किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिएगा, यूपीएससी का 2023 का सबसे टफ था, आप उसके भी क्वेश्चन कर लेंगे। किसी भी पीसीएस का पेपर उठा लीजिएगा, उसमें भी आप स्कोर कर लेंगे, क्योंकि बेसिक शामिल किया गया है। और जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको एनालिसिस करके ही यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कोई भी कूड़ा करकट शामिल नहीं किया जा रहा है, ना आपका लोड बढ़ाया जा रहा है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे जब चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप चैनल से जुड़ जाइए। जो मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ वो यहाँ भी बता दूँ कि सबसे पहले आपको देखना है कि हमसे पूछा क्या है, गलत पूछा है या सही। दूसरा, कथन पर 100% श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी आपको, जब आप इस सीरीज को अच्छे से कर लेंगे 2000 वाली को, साथ ही साथ डेली 21 MCQ एंड 30 MCQ वीकली अगर आप करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास इस पर भी आ जाएगा। सबसे बड़ा ट्रैप है शब्दों का। लगातार, पूरी तरह, पूर्णतः, केवल 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सत्य होते हैं। जहां सत्य होते हैं, हमारी क्लास के माध्यम से इन्हें कवर कर लिया जाएगा। आप बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मार्क करके जरूर पढ़ा करिए। भारतीय रिजर्व बैंक की आरक्षित निधि संरचना के विषय में हमें सही बताना है। बताइए। विमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे को संशोधित किया गया था। बात बिल्कुल सत्य है। आरबीआई अपनी शुद्ध आय का एक हिस्सा आकस्मिक जोखिम बफर में बनाए रखता है। वर्तमान नियमों के अनुसार सीआरबी को सकल संपत्ति के 10% से ऊपर बनाए रखना अनिवार्य है। 10 नहीं, 5 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये कथन है गलत। तो इस तरीके से जहां मैं मार्क करता हूं ना, इस तरीके से बोले, यही आपको यूपीएससी ट्रैप में फंसाएगा। जैसे 2 लाइनें, तो जो देखिए न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ता है, जिसका बेसिक अच्छा है, वो इन 2 कथनों में तो कंफ्यूजन नहीं लेगा, पर तीसरे में कंफ्यूज वो हो जाएगा। अब इस कथन को आपको दूसरे नंबर पे भी डाल सकते हैं। तो इस क्लास को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन करिए, रिवीजन अच्छे से करिए पीडीएफ डाउनलोड करके। मैं बता रहा हूँ, आप यूपीएससी प्री 2026 में अगर अभी तक भी आपने कुछ सही से नहीं पढ़ा है, तब भी 50 प्लस क्वेश्चन ठीक करेंगे। कट ऑफ बनती है 45 से 48 क्वेश्चन पर ही। ठीक है, चलिए व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ समथिंग 5 पॉइंट से 6.5 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, आप सभी लोग एप्लीकेशन यूपीआई की डाउनलोड किए होंगे। बट पूछा है कौन सा सही है। यूपीआई एक वास्तविक समय की भुगतान प्रणाली है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। और यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि एटीएमओ को स्वचालित रूप से कौन जोड़ता है, तो एनपीसीआई। यह है सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बिल्कुल याद रखिएगा, का उपयोग करता है। यही ये ट्रैप है आपके लिए, यहीं पर आपसे गलती कराने के चांसेस होंगे। यूपीआई के माध्यम से केवल बैंक खातों के बीच लेन देन संभव है, डिजिटल वॉलेट के बीच नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। डिजिटल वॉलेट के बीच भी है और प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस के बीच भी है। तो 1 और 2 बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। व्याख्या जरूर पढ़िएगा और आप लोग क्लास को थोड़ा रोका करिए, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करा करिए। उसके बाद देखा करिए कि आपने गलती कहाँ की है। भारत में सोवरन गोल्ड बॉन्ड योजना के विषय में हमें विचार करना है। कौन सा सही है।
ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। यहाँ पर SBI कर सकता है, याद रखिएगा RBI की जगह। बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष, जिसमें 5वें वर्ष के बाहर निकलने का विकल्प होता है। यहाँ 10 वर्ष कर सकता है। यह आपके लिए ट्रैप हो सकता है एग्जामिनर का, इसे भी याद रखिएगा। इन बॉन्डों पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज पर आयकर अधिनियम के तहत पूरी तरह से कर छूट प्राप्त नहीं है। देखिए यहाँ कह रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, यहीं ऐसे आपसे गलती कराई जाएगी। आप क्वेश्चन देखिए, जैसे यूपीएससी फ्रेम करता है क्वेश्चन को, आपको साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो जानते हैं कि जिसके अंदर अधिकारी बनने के गुण नहीं है वो गलती कहाँ करेगा। आप इस चीज को सही से नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ गुमराह होंगे, आप यहाँ गुमराह होंगे, आप यहाँ गुमराह होंगे, आप पढ़ा हुआ भी गलत करेंगे, यहाँ पे वो चीजें चेंज कर देंगे। तभी मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करिए। पढ़ तो आप खूब लीजिएगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मेरी बात मान के रखिएगा, प्री निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। पहले पढ़ने से प्री निकलते थे, अब प्रैक्टिस से प्री निकलते हैं। प्रैक्टिस उसे नहीं बोलते हैं कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपने 100 टेस्ट सीरीज लगा ली, नो, उसे प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं। आप अभी से शुरुआत करिए, आप 2000 ही MCQ करिए और बार बार इनका रिवीजन करके बार बार करिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है। आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, पर CSET को आपको खुद देखना होगा। उसके लिए मैं एक क्लास बना दूंगा कि CSET में 33% कैसे लाना है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC के संदर्भ में हमें कौन सा कथन सही है, बताइए। ये कंपनियां स्वयं पर आरक्षित चेक जारी नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सत्य है। और बाकी के ऑप्शन भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सब NBFC के विषय में गलत है। ठीक है, क्योंकि कथन बना के पूछ दिया जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए कौन सा सही है। GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है, बात बिल्कुल सत्य है। 279A, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, बिल्कुल बात सत्य है। परिषद में केंद्र का वोटिंग 1/3 और सभी राज्यों का 2/3। देखिए ये यहाँ कर सकते हैं और ये यहाँ कर सकते हैं, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा, सेम सही बात है। परिषद का कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 मतलब 75% बहुमत द्वारा लिया जाता है, बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन सेम हूबहू आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपकी NCERT प्लस करंट अफेयर को मिक्स करके मैं आपके लिए सीरीज ला रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर ऐसी सीरीज आपको मिल जाए तो आप बताइएगा, कहीं नहीं मिलेगी। मिलेंगी तो वही किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाएंगे और आपको कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, और UPSC उससे बहुत आगे निकल चुका है। अगर आप प्री IQ एनालिसिस नहीं करेंगे और क्रॉनिक कैटेलिज्म का हिस्सा बने रहेंगे, उन्हीं टेस्ट सीरीज का जो अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके आप मंगवाते हैं, वहां से आपका कोई भला नहीं होने वाला, ये बात आप सोच लीजिए। चलिए, न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योंकि उन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्यों भला नहीं होने वाला, वो सब कुछ डाल देते हैं, सब कुछ। अब बताइए आपका माइंड कितना याद रखेगा। यहाँ क्या है, सब कुछ नहीं है, PYQ को एनालिसिस किया गया, एग्जामिनर की सोच देखी जाती है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको सब कुछ नहीं डाला जाता है, मोस्ट 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 चीजें निकाली जाती हैं PYQ का एनालिसिस करके, जो आपके एग्जाम में सीधा आपको ऐसे ही मिलेंगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, न्यूनतम वैकल्पिक कर यह उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो बड़े लाभ कमाती हैं लेकिन विभिन्न छूटों के कारण बहुत कम या शून्य कर देती हैं कर को, बात बिल्कुल सत्य है। देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे ही UPSC पूछेगा आपसे। मैट की गणना बुक प्रॉफिट के आधार पर की जाती है। देखो ये बात बिल्कुल याद रखना, आप मिस्टेक कर सकते हो तो मुझे लगता है यहाँ, क्योंकि आपने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी हुई, करंट में थी। वर्तमान में भारत में मैट पर, ये देखिए, अगर आप करंट अफेयर से अवेयर नहीं है तो आप गलती कर जाएंगे। ऐसे ही UPSC आपको जांचता है। ठीक है, और स्टेट PCS भी। क्वेश्चन नंबर 7, सावधि जमा टर्म डिपॉजिट और मांग जमा डिमांड डिपॉजिट के बीच मुख्य अंतर क्या है।
आपको कथन सही बताना है। बताइए इसका आंसर। मांग जमा को बिना किसी पूर्व सूचना के निकाला जा सकता है, जबकि सावधि जमा के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। बात सत्य है। सावधि जमा पर आमतौर पर मांग जमा की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चालू खाता सावधि जमा का एक उदाहरण नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और यही आपको ट्रैप है, यही ट्रैप है। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है एनसीईआरटी से, तो आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताने वाला पूरे इस यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। खुला बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन आरबीआई द्वारा तरलता को विनियमित करने के लिए किया जाता है, बात बिल्कुल सत्य है। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है, ये बात क्या है बताओ। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। बेचेगा तो पैसा तो उसके पास रिटर्न आ जाएगा पूरा। वो क्या करेगा? तो ये तो घुमा रहा है आपको। बेचेगा क्यों? देखो, हम कोई चीज बेचेंगे तो पैसा तो हमारे पास आएगा ना। हम अगर खरीदें तो पैसा मार्केट में डालेंगे ना। तो ये बात गलत है। अगर आपका कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है एनसीईआरटी से आपने सही से पढ़ाई नहीं की, तो आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से ब्याज दरों को प्रभावित करता है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। केवल यहाँ पे लिख देगा प्रत्यक्ष रूप से, ये बात गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। अब इस तरीके से मैं बता क्या रहा हूँ आपको, इसमें एनसीईआरटी का फुल बेसिक भी है, साथ ही साथ पूरा प्लस करंट अफेयर भी है। आप कहेंगे सर करंट अफेयर कैसे है? मैं कहूंगा आप देखिए ना, थर्ड लाइन। जैसे करंट अफेयर में आपको बताता हूँ, ये करंट अफेयर की लाइन है, ये बेसिक की लाइन है, ये करंट अफेयर में था। ये आपको जल्दी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, और वहीं से एग्जामिनर आपको उठाएगा और गुमराह कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा सही है। यह राजस्व घाटे और पूंजीगत अस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान के बीच का अंतर है, बात बिल्कुल सत्य है। इसे भारत में रंगजांजन समिति की सिफारिश कर पेश किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। सकल मूल वर्धित जीबीए के संदर्भ में क्या सही है, बताइए इसका आंसर। जीबीए बराबर जीडीपी प्लस उत्पादों पर कर माइनस उत्पादों पर सब्सिडी। इसी तरीके से 2025 में फॉर्मूले पूछ लिए गए थे इकोनॉमी में। कई बच्चे सोचते थे यूपीएससी ऐसा नहीं करेगा, पर ये आपको उल्टा दे दिया है। ठीक है, ये शब्द देखिए घुमा दिए गए हैं, बाकी सेम सही। मतलब इसके आगे आप लिख दीजिए प्लस कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ये कथन हो जाता है गलत। यह उत्पादन पक्ष से अर्थव्यवस्था की तस्वीर प्रदान करता है। भारत में अब जीडीपी की गणना बुनियादी कीमतों पर जीवीए के आधार पर की जाती है। बिल्कुल एनसीईआरटी का कोर कॉन्सेप्ट है, ये करंट की लाइन है। ठीक है, इसको याद, इसलिए ये करंट मिक्स है और बेसिक मिक्स है। ठीक है, एक बार सूत्र पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। इन्फ्लेशन जनित मंदी मतलब स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, बताइए। उच्च इन्फ्लेशन होती है, उच्च बेरोजगारी भी होती है, कम आर्थिक विकास भी होता है। तीनों बात बिल्कुल सत्य हैं। ये सीधा आपसे एक फॉर्मूला है जो पूछ लिया गया इस टाइप से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। राजकोषीय नीति के उपकरणों में निम्नलिखित कौन शामिल है? यहां जरूर पढ़ा करिए, यहां लिख दे कौन शामिल नहीं है, आप ट्रैप में फंस जाएंगे। ये कौन शामिल है राजकोषीय नीति में? सार्वजनिक व्यय हाँ, टैक्सेशन हाँ, सार्वजनिक हाँ। रेपो दर तो जो होता है ये आरबीआई का टूल है ना, मात्रात्मक। तो रेपो दर गलत है, बाकी सब बिल्कुल सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, गैर निष्पादित संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट के संदर्भ में संदिग्ध संपत्ति किसे माना गया है? बताइए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, द हिंदू के आर्टिकल में काफी रहा है संदिग्ध संपत्ति। बताइए। जो 12 महीने से अधिक अवधि के लिए सब स्टैंडर्ड श्रेणी में रही हो उसे कहते हैं कि संदिग्ध संपत्ति है। करंट प्लस आपका एनसीईआरटी कवर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या शामिल नहीं है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका टॉपिक है वहां का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का प्योर कॉन्सेप्ट भी है, साथ ही साथ ये करंट में काफी रहा है, इसलिए इस बार क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। बताइए इसका आंसर। वस्तु का निर्यात और आयात नहीं। सेवाओं का व्यापार नहीं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हाँ। प्रेषण नहीं। अब देखिए, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा, आप गलती कर दोगे, इसको कहेंगे हम हार्ड क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलती कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। यह तब होता है जब ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और बचत दरें उच्च होती हैं। यहाँ क्या कर दिया जाएगा, ब्याज दरें उच्च लिख दिया जाएगा और बचत दरें कम लिख दिया जाएगा, तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। बिल्कुल सेम याद रखना, हूबहू, है ना। इस स्थिति में मॉनेटरी पॉलिसी प्रभावी नहीं रह जाती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लोग निवेश के बजाय नकदी अपने पास रखना पसंद करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्योर कॉन्सेप्ट है आपके एनसीईआरटी का, जो करंट अफेयर में चला उसका एनसीईआरटी का कोर कॉन्सेप्ट उठा के आपके सामने लाया गया है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए कौन सा सही है। यूपीएससी इस बार फैक्ट में क्वेश्चन डालेगा तो ये क्वेश्चन जरूर उठाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में रहा है, और मुझे लगता है कि इस तरीके से जो पीवाईक्यू एनालिसिस कहता है कि इस बार इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। बताइए इसका आंसर। 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में दूसरे चरण में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना था। आपसे यहां गुमराह किया जाएगा, इनमें गुमराह किया जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विषय में क्या सही है? बताइए। शेष इकाइयों को निर्यात से होने वाली आय पर आयकर में छूट मिलती है। शेष में स्थित इकाइयों को आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें शुल्क के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपको हेर फेर करके ट्रैप में फंसाया जाएगा। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगर आप इस क्लास में कर लोगे तो आप एग्जाम हॉल में गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सही बताना है। बताइए कौन सा शामिल है राजस्व प्राप्तियों में? कर राजस्व हाँ। विनिवेश हाँ। नहीं नहीं नहीं, विनिवेश शामिल कहाँ हो गया, विनिवेश शामिल है। सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ और लाभांश हाँ। विदेशी सहायता से प्राप्त अनुदान हाँ। 1, 3, 4 कहाँ है? एक ये रहा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, जो भी इस सीरीज को बहुत ईमानदारी से करेगा, मैं बता रहा हूं, इकोनॉमी में 20 क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आएगा वह साथी। आप कहेंगे आप ये बात कैसे कह सकते हैं, तो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत डेप्थ में है कि इकोनॉमी में किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे करंट से और एनसीईआरटी से। बताइए इसका आंसर। यह सकल घरेलू उत्पाद की क्या है? डिफ्लेटर, मतलब अपस्फीति कारक के बारे में क्या सही है? एनसीईआरटी प्लस आपका करंट अफेयर में काफी रहा है, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। बताइए। यह नामात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। यह अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचांक की तुलना में इन्फ्लेशन का अधिक व्यापक माप है। देखिए, जहां मैंने ये मार्क किया है ना, इन चीजों को बिल्कुल याद
रखिएगा। बता रहा हूं, यहीं आप मिस्टेक कर देंगे। फुल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का आपके सामने मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, नीली अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस किस पर है? समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और आर्थिक विकास। बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने जिले का नाम जरूर लिखिए कि आप कहां से देख रहे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि वह हमारा सबसे मेहनती साथी है जो पूरी क्लास देखता है। ठीक है, और साथ ही साथ इस चैनल को इतना आप सपोर्ट करिए, जल्दी ये ग्रो करे, इतने सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए, वॉच टाइम आप बढ़ाइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इस चैनल पर स्मार्ट अप्रोच से कराया जाएगा। कोई पैसा नहीं देना है, कोई अपने माँ बाप का पैसा खर्च नहीं करना है, फ्री में ऑफिसर बनना है तो सहयोग तो करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।